इस घर का खर्चा चलाने के लिए किसी को तो काम करना होगा ना। बिल्कुल अकल से पैदल हो तुम। एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या माँ, जो कहेगा ना माँ उसे कहिएगा कि किचन में घी का डब्बा डाल के दे। अब्बू की दवाइयों की पर्ची उसे पकड़ाइएगा और कहिएगा कि दवाई ला के दे। फिर करता रहे बकवास जिसको जो करनी है। घर में कुछ खाने को नहीं है और आप कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी तरफ चीनू के फूफा जी उसकी फूफो को कहते हैं, जाओ भाई अपने भाई का हाल ही पूछाओ, वो बीमार है काफी। ना जी ना, मैं नहीं जाती उसको देखने के लिए। मैं उसको देखने गई तो उसने चीनू और बंटी की शादी की तारीख मांग लेनी है मुंह खोलकर। तो क्या अब तुम अपने भाई की बेटी को शादी करके नहीं लाओगी? 4 साल से बिठाया हुआ है तुमने उसे। अरे भाई की बेटी है तो क्या हुआ, जहेज के नाम पे 4 टीन के बर्तन उठा के ले आएगी। और मेरा बेटा बंटी पूरे 80,000 कमाता है। अब वो लड़की मुझे अपने बेटे के जोड़ की नहीं लगती। और वैसे भी उसकी जुबान अब गज भर लंबी हो गई है। बंटी ये सब कुछ बाहर सुन रहा था। अरे भाई भी तुम्हारा, भतीजी भी तुम्हारी और बेटा भी तुम्हारा। मुझे तो बस तुम 1 कप गरम चाय पिला दो। अच्छा पिलाती हूँ मैं आपको चाय। फिर सोनी कबूतरी चाय बनाने चली जाती है। अगली सुबह चीनू ऑटो चलाने के लिए जाने लगती है तो उसको उसकी माँ कहती है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम किस तरह रिक्शा चलाओगी? माँ, घर की सारी जमा पूंजी तो अब्बू के इलाज और दवाइयों में लग गई है और टीटू को आपने इतना बिगाड़ रखा है कि वो तो कोई काम करने को तैयार नहीं। अब इस घर का खर्चा चलाने के लिए किसी को तो काम करना होगा ना। बिल्कुल अकल से पैदल हो तुम। एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या माँ, जो कहेगा ना माँ उसे कहिएगा कि किचन में घी का डब्बा डाल के दे। अब्बू की दवाइयों की पर्ची उसे पकड़ाइएगा और कहिएगा कि दवाई ला के दे। फिर करता रहे बकवास जिसको जो करनी है। घर में कुछ खाने को नहीं है और आप कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। फिर चीनू अपने पापा के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बू, मुझे पता है आप मुझे रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब्बू, पढ़ाया नहीं आपने मुझे, अगर पढ़ाया होता तो आज कोई अच्छी जॉब कर लेती। पर कोई बात नहीं, अभी भी मैं वो काम हंसी खुशी करूंगी जो मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी किया है। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। जब वो जाने लगती है तो टीटू आ जाता है और उससे कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? चुप करके घर बैठो। खबरदार, जो तुमने ऑटो चला के पूरे जंगल में हमारी बेइज्जती की तो। ठीक है, ये लो पकड़ो चाबी, जाओ जाके पैसे कमा के लाओ। अम्मी, मैं कह रहा हूँ इसे चुप करवा लें वरना कुछ नहीं। तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कमा नहीं सकते तो वरना क्या? चुपचाप जाके अपने घोंसले में बैठो, बड़ी तुम्हारी गैरतें जाग रही हैं। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। वो जाकर अपने अब्बू को ऑटो रिक्शा साफ करती है और पहले दिन कमाने के लिए निकल जाती है। चीनू रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी होती है। वहाँ बाकी परिंदे भी खड़े होते हैं और उस पे हंस रहे होते हैं। अरे अब ये लड़की भी ऑटो चलाएगी? और जाओ जाओ घर पे बैठो, ये लड़कियों के काम नहीं है। चीनू उन सब की बातों को नजरअंदाज कर देती है तो वहाँ एक चील आता है। ये ऑटो तुम्हारा है? जी मेरा है। मुझे सुंदरवन के जंगल जाना है, चलोगी? जी जी, क्यों नहीं, चले। कितने पैसे लोगी? जी 1 सेकेंड। चीनू मोबाइल पर लोकेशन देखती है। ये तो काफी दूर है। आप 400 दे दें। 400? ज्यादा है तो आप 350 दे दीजिएगा। 400। चीनू खुशी खुशी ऑटो रिक्शा चलाने लगती है। चील आगे बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाके चील चीनू को कहता है, रोको रोको, ऑटो रोको। क्या हुआ सर? चील ऑटो से निकल जाता है सुने तो। और फिर चील ऑटो रिक्शा में पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और चीनू से कहता है, सबक नंबर 1, अकेला लड़का या पंछी सवारी हो तो उसे पीछे बिठाना, आगे नहीं। आगे बस लड़की पंछी को बिठाना। बहुत मजबूरी हो तो बिठा लेना, लेकिन बस मजबूरी में। सबक नंबर 2, पीछे बैठी हुई सवारी से मुड़कर कभी बात नहीं करनी। शीशे में देखकर बात करो और आंखों में आंखें डालकर देखो। सबक नंबर 3, पैसे हमेशा ज्यादा बोलो, बहस करने दो सवारी को। तुम खुद पैसे कम मत करो। तुम्हें पता है सुंदरवन जंगल के किराया कितना है? कम से कम 600 है और तुम बुद्धू मुझे 350 में वहाँ लेके जा रही हो। आप मेरी पहली सवारी है ना अंकल, आपसे काम शुरू कर रही हूँ। अब तो आपने जिंदगी का इतना बड़ा सबक दे दिया, अब आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो चलेगा। चले सुंदरवंत। पता है वहाँ सब चील ही चील है, ऑटो वाली को खा जाने की निगाह से देखेंगे। तो देखने दे, अभी आपने ही तो सिखाया है कि मैं भी सबको देखूं और डरूं ना। शाबाश, तुम्हारे पिताजी के साथ हर हफ्ते में सुंदरवन जाता था
और कहाँ है वो? अब्बू बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। फिर चीनू सुंदरवन जंगल जाती है। फिर चीनू सुंदरवन जंगल जाती है। ये ले अंकल, आ गई आपकी मंजिल। ये लो 650 रुपए। और हाँ, दिल लगाकर काम करना, डरना मत। चीनू को काफी हौसला हो जाता है और वो पहली कमाई से खुश हो जाती है। अगले दिन चीनू स्टैंड पे फिर जाती है। कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक कोई सवारी ही नहीं आई। एक एक सवारी करके इतना इंतजार करना पड़ता है। क्यों ना मैं अपना ऑटो मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करवा लूँ, वरना ऐसे तो कोई सवारी मुझे मिलेगी ही नहीं। फिर एक कौवा आता है। हरी पहाड़ी चलोगे? हाँ जी, आई, मैं ले चलती हूँ। क्या तुम? एक लड़की ही ऑटो चलाती है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अब तुम जैसी लड़कियां भी ऑटो चलाएंगी? हद है, मैं नहीं बैठूंगा। फिर चीनू मोबाइल ऐप के ऑफिस जाती है अपना ऑटो रजिस्टर करवाने के लिए। मिस चीनू, आपका फैसला बहुत अच्छा है। ये बहुत मुश्किल पर बहादुरी का फैसला है। मैंने आज तक लाखों मर्दों के इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन एक ऑटो वाली लड़की, वाओ, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा, खास तौर पर हमारी फीमेल्स के लिए। वो एक फीमेल ऑटो वाली के साथ अच्छा महसूस करेंगी। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं अपना ऑटो आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर करवाने आई हूँ। जी जी जरूर, हम रजिस्टर करेंगे। आपको 30,000 पे सिक्योरिटी देनी होगी पहले। क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो हम आपका ऑटो अपनी मोबाइल ऐप पर रजिस्टर नहीं कर सकते, सॉरी। चीनू परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाती है तो उसकी माँ उसको कहती है, मेरा तो ख्याल है तुम रहने दो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं माँ, आप परेशान ना हो। पता है, लोगों को आदत नहीं है लड़कियों को ऑटो चलाते देखने की। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तब ही टीटू बोलता है, कुछ ठीक नहीं होगा। उस खटारा ऑटो की तरह हमारी जिंदगी और भी खटारा होती जाएगी और तुम्हारी हरकतों से जंगल में बदनामी और जिल्लत अलग। बातें बनाने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? चुप कर जाओ, कोई काम ही कर लो। करूँगा, जब सही वक्त आएगा जरूर करूँगा, लेकिन रिक्शा फिर भी नहीं चलाऊंगा। और ये पापा का टूटा हुआ खटारा रिक्शा तो कभी भी नहीं। मुझे भी सड़कों पे जलील होने का शौक नहीं है, मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। और मेरी मजबूरी क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो ना। चीनू, मैं हूँ तुम्हारी अंदर की दूसरी चीनू। तुम ऐसा करो कि अपने अब्बू से झूठ बोल दो और बच जाओ, वरना तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। नहीं नहीं चीनू, ये गंदी चीनू है। मैं हूँ अच्छी चीनू। तुम अपने पापा से झूठ नहीं बोलोगी, ये गलत है और झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं चीनू, ये तो पागल है, ये तुम्हें मार पड़वा देगी। तुम इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। अगर तुमने इसकी बात सुन ली तो तुम्हें मार भी पड़ेगी और डांट भी। तो क्या तुम मार खाना चाहती हो? ऐसा करो, तुम मेरी बात सुनो, तुम सारा इल्जाम अपने भाई पर लगा दो। नहीं चीनू, वो गलत कह रही है। नहीं चीनू, मैं ठीक कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात मानो। चुप कर जाओ तुम दोनों। एक दफा की बात है कि एक जंगल में दो चिड़ियां आपस में बैठी बातें कर रही थीं। वो दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। अब क्या होगा? मेरे बाबा मुझे बहुत डांटेंगे। क्या हुआ? तुम इतना डरी हुई क्यों हो? मेरी गुड़िया टूट गई मेरी गलती की वजह से। तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है चीनू चिड़िया? सोनी चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? चीनू चिड़िया सोनी चिड़िया को सारी बात बताती है। चीनू, वो बहुत महंगी गुड़िया है, 5,000 की है। मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। मामा, वो बिल्कुल जिंदा जैसी है। प्लीज मुझे वो गुड़िया ले देना। वो पढ़ भी सकती है, वो लिख भी सकती है। वो तो मुकम्मल रोबोट की तरह है। उसके होते हुए मुझे किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं होगी। प्लीज मामा, मुझे वो गुड़िया ले देना। अच्छा चुप करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। चीनू बेटा, आपको वो गुड़िया इतनी पसंद है? जी पापा, मुझे वो गुड़िया बहुत पसंद है। वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। अच्छा बेटा, मैं ऐसा करता हूँ कि 3,000 रुपए किसी से कर्ज ले लेता हूँ। मगर पापा, हम वो कर्ज कैसे उतारेंगे? मैं रोज बस पर जो पैसे लगाकर दफ्तर जाता हूँ वो मैं पैदल चला जाऊंगा। इस तरह किराए के पैसे बच जाएंगे। रहने दे पापा, आप इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे पैदल? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जरा सी धूप ही तो बर्दाश्त करनी है, इसमें क्या मुश्किल है। मैं पैदल चला जाऊंगा। फिर चीनू के पापा उसकी मामा को पैसे देते हैं
ये लो पैसे और मेरी बेटी को कल ही गुड़िया ला के दो। इस तरह चीनू अपनी दोस्त को सारी कहानी सुनाती है। तो चीनू, तुमसे वो गुड़िया टूटी कैसे? क्या बताऊं सोनी, मैं वो उस गुड़िया के साथ खेल रही थी और बारिश हो गई, मगर मैं बारिश में भी खेलती रही। बस फिर क्या था, एक धमाका हुआ और गुड़िया में से धुआं निकला और वो पहले काली हुई, फिर उसके बाजू पांव और जिस्म अलग अलग हो गए और वो टूट गई। ओहो चीनू, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला हो गया है। सोनी, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? चीनू, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम ऐसा करो कि तुम सारा इल्जाम अपने बड़े भाई पे लगा दो। तुम कहो कि वो तुमसे देखने के लिए गुड़िया मांग रहा था, लेकिन तुमने उसे गुड़िया नहीं दी और जब तुम सो गई तो वो गुड़िया लेकर बाहर चला गया। तुम्हारा भाई वैसे भी तो तुम्हें इतना तंग करता है, सबको, तुम्हारे मामा पापा को तो उसकी हरकतों का पहले से ही पता है और वो भी उसकी शरारतों से बहुत तंग है। वो सब फौरन तुम्हारा यकीन कर लेंगे और देखना उसको मार भी पड़ेगी और इस तरह तुम बच जाओगी। सोनी कबूतरी, बात तो तुम्हारी वैसे बिल्कुल सही है। मेरे भाई को भी सबक मिल जाएगा, वो भी हर वक्त उल्टे काम करके इल्जाम मुझ पे लगा देता है। फिर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। रात को जब चीनू अकेली बैठी हुई थी तो सोच रही थी और उसको उसके अंदर से दो आवाजें आ रही थीं। चीनू, मैं हूँ तुम्हारी अंदर की दूसरी चीनू। तुम ऐसा करो कि अपने अब्बू से झूठ बोल दो और बच जाओ, वरना तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। नहीं नहीं चीनू, ये गंदी चीनू है। मैं हूँ अच्छी चीनू। तुम अपने पापा से झूठ नहीं बोलोगी, ये गलत है और झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं चीनू, ये तो पागल है, ये तुम्हें मार पड़वा देगी। तुम इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। अगर तुमने इसकी बात सुन ली तो तुम्हें मार भी पड़ेगी और डांट भी। तो क्या तुम मार खाना चाहती हो? ऐसा करो, तुम मेरी बात सुनो, तुम सारा इल्जाम अपने भाई पर लगा दो। नहीं चीनू, वो गलत कह रही है। नहीं चीनू, मैं ठीक कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात मानो। चुप कर जाओ तुम दोनों। मेरा भाई जो भी करता हो, मगर क्या मुझे अपने बाबा से झूठ बोलना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे बाबा कितने दिनों से इतनी धूप में पैदल चल के जा रहे हैं सिर्फ मेरे लिए। एक तो मैंने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और ऊपर से मैं उनसे झूठ बोलूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनको सच बताऊंगी। क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी, वो गुस्सा करेंगे मुझ पे, कोई बात नहीं। और वैसे भी जब भाई ने पड़ोसियों के बच्चों की गौल घुमा दी थी तो बाबा ने उसको कितना मारा था। नहीं, मैं अपने बाबा से झूठ नहीं बोलूंगी। फिर अगले दिन चीनू और उसके बाबा नदी पर पानी पीने जाते हैं। चीनू अपने बाबा से कहती है, बाबा प्लीज प्लीज बाबा, मुझे माफ कर दे। चीनू, तुम्हें क्या हुआ? चीनू, क्या हुआ? तुम इस तरह माफी क्यों मांग रही हो? मुझे बताओ तो। फिर चीनू अपने बाबा को सारी बात बताती है कि उससे किस तरह गलती से गुड़िया टूट गई और जब उसने सोनी कबूतरी को ये बात बताई तो उसने उसे क्या कहा। फिर चीनू के पापा उससे कहते हैं, चीनू, तुमने सोनी कबूतरी की बात मानकर सारा इल्जाम टीटू पे क्यों नहीं लगाया? तुम्हें तो पता है कि वो कितना तंग करता है हमें और हमने तुम्हारा यकीन भी कर लेना था। नहीं, मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। चीनू, तुम्हें पता था कि शायद बात सुनकर तुम्हारी मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें मारूं भी और डांटूं भी, फिर भी तुमने सच बोल दिया। जी बाबा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बेशक मुझे डांट लें, आप बेशक मुझे मार भी लें, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी गलती है तो मुझे सजा भी कबूल करनी चाहिए। चीनू, तुमने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना है? जी बाबा, वो फाउंडर ऑफ इंडिया हैं, बहुत बड़े सियासतदान, और इंडिया के नोट पर जो तस्वीर है वो भी उनकी है। मैं जानती हूँ उन्हें। चलो चीनू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफा जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पापा की जेब से कुछ पैसे चुरा लिए। क्या सच पापा? ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े इंसान थे और ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब इंसान छोटा होता है तो वो ऐसा ही होता है, मगर ये उसने खुद फैसला करना होता है कि उसने कौन से रास्ते पर चलना है, अच्छे या बुरे रास्ते पे, सच्चाई वाले रास्ते पर या गलत रास्ते पर। लेकिन जब उन्होंने पैसे चुराए तो उन्होंने ऐसा किया कि जब उनको एहसास हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने पापा को एक खत पर लिखकर सारी बात बता दी। उनके पापा ने तो ये नोट भी नहीं किया था कि उनके पैसे गुम हुए हैं। वाकई पापा, फिर
फिर आगे क्या हुआ? चीनू देखो, वो चाहते तो झूठ बोल सकते थे या चुप रह सकते थे और आइंदा ऐसा ना करते, मगर उन्होंने अपने अब्बू को खत लिखा और उनको बता दिया और माफी मांग ली। पापा, इससे उनको क्या फायदा हुआ? वो चुप रह सकते थे और आइंदा चोरी ना करते। नहीं बेटा, यही तो बात है। अगर वो चुप रहते तो आज उनका इतना नाम रोशन कभी भी ना होता, आज इंडिया के नोट पर उनकी तस्वीर ना होती। क्या पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने अपने बाबा को बता दिया। उन्हें पता था कि इस तरह उनकी इज्जत उनके बाबा की नजर में कम नहीं होगी। अगर वो ना बताते तो उनको पता होता कि वो एक चोर हैं। बाकी बेशक किसी को ना पता हो, लेकिन उनको खुद को पता था कि वो एक चोर हैं और उनकी नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। चीनू बेटा, हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं मगर खुद को कभी नहीं दे सकते। अगर हम झूठे हैं, हमको तो पता होगा ना कि हम झूठे हैं, बेशक किसी और को ना पता हो। तो क्या हम अपनी खुद की कभी इज्जत कर सकते हैं? अगर खुद हमारी ही नजर में हमारी कोई इज्जत ना होगी तो हम दुनिया के सामने अपनी इज्जत क्या करवाएंगे? और एक और बात, उस दिन गांधी जी ने मार को बर्दाश्त करने का फैसला किया मगर सच को ना छोड़ा। उन्होंने उस दिन सच को अपनाया और गलत के बजाय तकलीफ बर्दाश्त करने को अपनाया, तो फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका उनको। उन्होंने बचपन से ही फैसला कर लिया था कि वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, डांट खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी किसी तकलीफ से ना भागने का इरादा कर लिया और उनको बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया और फिर सारी जिंदगी उसी रास्ते पर चलते रहे और फिर उन्होंने अपनी कौम को आजादी दिलवाई। पापा, क्या फैसला किया था उन्होंने? उन्होंने ये फैसला किया था कि उन्होंने अपने पापा की नजरों में गिरना है या खुद की नजरों से। बाबा, अब गुड़िया की वजह से मुझे मारेंगे तो नहीं? आप मुझसे नाराज नहीं हुए? नहीं चीनू बेटा, मैं नाराज तो जरूर हूँ तुमसे, मगर तुम्हारे सच का रास्ता चुनने पे खुश भी बहुत हूँ। बेटा, हमेशा तकलीफ बर्दाश्त करना मगर सच को मत छोड़ना। अगर तुम इस तरह बन जाओगी तो एक दिन तुम भी इन दुनिया में अपना नाम पैदा करोगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तकलीफें, मुश्किलें तो हमेशा जिंदगी में आती ही रहती हैं, पर उनसे निकलने का हल समझदारी से निकालना चाहिए। एक दफा की बात है कि जंगल में चीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति बंटी चिड़ा रोज शराब पीकर घर आता था और चीनू चिड़िया को बहुत मारता था। एक बार बंटी चिड़ा टल्ली होकर घर आता है और चीनू चिड़िया उसे कहती है, बंटी जी, आप रोज पीकर क्यों आते हैं? आप सारे पैसे अपनी शराब और जुए में उड़ा देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की तो परवाह नहीं है, पर अपनी बेटी चिंकी के बारे तो सोचिए। वो बड़ी हो गई है, कैसे हम उसकी शादी करेंगे? आप तो कोई काम करते नहीं और जो पैसे मैं कमा कर लाती हूँ वो भी आप मुझे मार के ले लेते हैं। ए, चुप कर जा, कब से ची करी जा रही है। जा, तुझे जो करना है कर ले अपनी बेटी के साथ। मुझे तुम दोनों में से किसी की फिक्र नहीं है, समझी तू? और मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। चल जल्दी कर, इधर पैसे दे मुझे। जितनी भी चूड़ियां बेच कर आई है सारे पैसे निकाल दे। नहीं, आज मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी। बस बहुत हुआ, मैं ये पैसे अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए जमा करूंगी। आप और आपके शराब के लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी मैं। इतना सुनकर बंटी चिड़ा चीनू चिड़िया को फिर से मारता है। तू मुझे पैसे नहीं देगी? मुझे? कितनी जुबान चलने लगी है तेरी जुबान तो आज मैं काटता हूँ। तू मुझे ना करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो चीनू चिड़िया को और मारता है और उससे सारे पैसे छीनकर ले जाता है। बेचारी चीनू चिड़िया अपनी बेटी को गले लगाकर रोती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। यह बीमार रहने लगी थी कि एक दिन चीनू चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तेरी शादी की फिक्र रहती है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तुझसे शादी करेगा?
तेरे शराबी बाप को तो तेरी कोई फिक्र नहीं, तू क्या करेगी मेरे बाद? चीनू चिड़िया ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सोनी कबूतरी आ जाती है। क्या हाल है चीनू बहन, कैसी हैं आप? ये आपकी बेटी चिंकी है ना? मैं अपने बेटे सोनू कबूतर का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे चिंकी चिड़िया जैसी खूबसूरत, सुघड़, शरीफ और पढ़ी लिखी चिड़िया ही चाहिए थी। ये सुनकर चीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सोनी कबूतर को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब चिंकी की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। एक दिन चीनू चिड़िया बेहोश हो जाती है। उसकी बेटी चिंकी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर चीनू चिड़िया को चेक करने के बाद चिंकी को कहती है, आई एम सॉरी चिंकी, हमने बहुत कोशिश की पर आपकी माँ को नहीं बचा सके। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। ये सब क्या हो गया माँ? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गई? आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपको मेरी शादी की फिक्र खाई जा रही थी और अब तो मेरी शादी होने वाली थी ना, फिर भी आप चली गई। तभी उसका बाप वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी बुरी आदतों की वजह से तेरी माँ तुझे छोड़कर चले गई। मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बंटी चिड़ा चीनू चिड़िया का अंतिम संस्कार कर देता है और चिंकी से कहता है, बेटा तेरी शादी में 1-2 दिन ही बचे हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तेरी शादी कैसे करूँगा? सारी उम्र बस अपनी शराब की ही फिक्र रही मुझे माफ कर देना बेटा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तेरी शादी पे क्या करूँ? तब चिंकी अपनी माँ का एक संदूक लेकर आती है। पापा ये लीजिए, इसमें माँ ने मेरे लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और कहा था कि जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोलकर देखूं। ये लीजिए। बंटी चिड़ा उस संदूक को खोलता है। उसमें पैसे और एक खत पड़ा हुआ था। चिंकी बेटा, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से तेरी शादी के लिए इकट्ठे किए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन पैसों से तू अपनी शादी कर लेना। तेरे पापा का तो पता नहीं वो तेरा साथ देंगे भी या नहीं। वो खत पढ़कर दोनों रोने लग जाते हैं। चीनू, तुम जाते जाते भी अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है और मैं और तुम्हारी बेटी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर उन पैसों से बंटी चिंकी की शादी करवा देता है।